हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सबके द ईडू एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे, जो उड़ीसा में जो ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, जिसमें लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी सही आंकड़ा जो है अभी निकल कर के सामने नहीं आया है कि कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है। तो आज हम बात करेंगे उसी एक्सीडेंट के बारे में। क्या इसे रोका भी जा सकता था? क्या भारत में कोई ऐसी सिस्टम प्रणाली बनी है जिससे इस तरह के एक्सीडेंटों को रोका जा सकता है? साथ ही साथ क्या विदेशों में भी इस तरह का जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे ये जो एक्सीडेंट है भारत में किस तरह से कितना ज़्यादा होता है, उसका एक आंकड़ा जो इंडियन रेलवे के द्वारा ही दिया गया है उस बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना के बारे में ही यहाँ पे लगा हुआ है। ट्रिपल ट्रेन के बारे में ही आज हम लोग बात करने वाले कि कैसे हुआ ये घटना और क्यों हुआ, आखिर में किसकी चूक से इतनी बड़ी जो है दुर्घटना हमारे देश में घटी और ऐसे कितनी घटनाएं पहले हो चुकी है और फिर भी सरकार क्यों नहीं जागरूक है, जो इसका सिस्टम है, ताकि उसे लगा करके ऐसे दुर्घटना को रोका जा सके। पूरा एक्सप्लेन इस वीडियो में हम करेंगे, कैसे इसको रोका जा सकता था, किनकी गड़बड़ी के कारण ये हुआ होगा। इन सब का जो फाइनल रिपोर्ट आएगा वो तो बाद में आएगा, लेकिन अभी जो निकल करके सामने आ रहा है कि किन किन कारणों से ये दुर्घटना हो सकती है और इसे रोका कैसे जा सकता है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि घटना आखिर में एग्जैक्ट घटी कहाँ पे। अगर बात कर ले घटना की, तो ये घटना जो है विगत शुक्रवार को, यानी पिछला जो शुक्रवार रहा था 3 तारीख को जो था, उस दिन ये घटा था लगभग शाम के 6 या 7 बजे के करीब। कहाँ पे घटा? तो ये घटा था उड़ीसा के बालासोर जिले के समीप। उड़ीसा के बालासोर जिले के समीप ये घटना घटी थी। उड़ीसा के बालासोर के समीप नागा एक जगह है जहां पर तीनों ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ था। नागा के पास ही तीनों ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ था। तो देखेंगे, आगे देखेंगे कि आखिर में ये हुआ कैसे और स्टार्ट कहां से हुआ। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो मेन यहाँ पे जो ट्रेन का मतलब एक्सीडेंट हुआ था वो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी। वो कोरोमंडल एक्सप्रेस ही जाकर के अपना ट्रैक बदल ली थी और जो मालगाड़ी वहाँ पे खड़ी थी वहाँ उससे जाकर टकरा गई थी। तो कोरोमंडल ट्रेन जो है, कोरोमंडल ट्रेन की बात अगर हम कर ले तो ये शालीमार से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जो है, जिसका गाड़ी नंबर था 12841 जो शालीमार से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस है, 2 जून को शाम 6:37 पर अपने सही समय पर बालासोर पहुंच चुकी थी। कहाँ पहुंच चुकी थी? बालासोर। वही बालासोर जिसके कुछ दूरी के अंतर में जो है एक्सीडेंट हुआ था। तो इन्हें बालासोर पहुंचना था और अगला स्टेशन जो है भद्रक है, यानी भद्रक था, और जहां ट्रेन को 7:40 पे पहुंचना था। कौन सा स्टेशन? भद्रक स्टेशन पे 7:40 पर इस ट्रेन को पहुंचना था। अगला जो ट्रेन थी, क्योंकि 3 ट्रेनों का जो है एक साथ दुर्घटना हुआ था। पहले तो कोरोमंडल जाकर के टकराती है, ट्रैक चेंज करती है और मालगाड़ी से जाकर के टकरा जाती है। उसके बाद फिर पीछे से एक ट्रेन आ रही होती है और वो इन ट्रेनों के एक्सीडेंट से जो डब्बा जो पड़ा रहता है वो उससे जाकर भिड़ जाती है। तो दूसरा जो ट्रेन था यहाँ पे, वो ट्रेन था बेंगलोर से हावड़ा जाने वाली बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन थी दूसरी? बेंगलोर हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिसका गाड़ी नंबर था 12864 जो करीब 6:30 बजे, यानी 6:30 पर भद्रक स्टेशन पहुंची थी। कितना बजे? 6:30 पर भद्रक स्टेशन पहुंची थी। संजोग देखिए कि ये ट्रेन उस दिन लगभग 3.5 घंटे लेट चल रही थी। वो ट्रेन 3.5 घंटे लेट चल रही थी। अगर समय पर अगर ये ट्रेन चलती तो शायद ये दुर्घटना नहीं होता। तो एक कारण तो सबसे पहला निकल करके ये भी आता है कि ट्रेनों का लेट चलना।
लेट चलना, ट्रेनों का लेट चलना सबसे पहला कारण निकल करके सामने आता है। अगर ये ट्रेन टाइम पर होती तो ये दुर्घटना उस दिन नहीं हो पाता। ट्रेन 3.5 घंटे देरी से चली रही थी और इस ट्रेन का अगला स्टेशन बालासोर था। इस ट्रेन का अगला स्टेशन बालासोर था। तो तीनों ट्रेनों के बारे में हम जान गए। अब जो है आगे चलते हैं कि आखिर में ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे, एग्जैक्ट लोकेशन इसका क्या है। आप इस चित्र को मैं थोड़ा सा ब्लर कर दिया हूँ ताकि ये काफ़ी मतलब दिल दहला देने वाली चित्र निकल के सामने आ रहा है दोस्तों। कितने लोगों के, अपने लोगों की जान चली गई, कितने परिवार जो है बच्चे अनाथ हो गए इस बड़ी दुर्घटना में। और देखेंगे किस तरह से सरकार की लापरवाही की वजह से, चाहे पिछली सरकार हो या अभी की सरकार हो, उनकी लापरवाही की वजह से भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका सिस्टम ईजाद बहुत पहले कर दिया था, लेकिन अभी तक उसे सही ढंग से उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिस कारण से ये घटना आपको अक्सर देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि बालासोर और भद्रक रेलवे स्टेशन के बीच एक जगह है, कहाँ, बाहानागा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही बाहानागा जो है, ये हावड़ा वाली ट्रेन चल रही है बालासोर से, और इधर से भद्रक से जो ट्रेन है उसी के बीच में यहाँ पे ये भद्रक और बालासोर के बीच में यहाँ पे बाहानागा है, और इसी जगह तीनों ट्रेनों का जो है दुर्घटना होता है। अब एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि आखिर में हुआ क्या था। आप देख लीजिए, इस तरह का, ये मान लीजिए कि 2 पटरी है, ये 2 पटरी है और एक मालगाड़ी जो है यहाँ पे है, मालगाड़ी इस पे खड़ी थी। दूसरी ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस इस पटरी से जा रही थी और अपना ट्रैक चेंज करके इस पटरी पे आ गई, इस पटरी पे आ गई जहाँ पे मालगाड़ी पहले से खड़ी थी, और इन दोनों का एक्सीडेंट पहले होता है। यानी कोरोमंडल ट्रेन और मालगाड़ी ट्रेन में सबसे पहला जो है जो दुर्घटना होता है पहले इन दोनों ट्रेनों के बीच होता है। उसके बाद अगर इन दोनों फोटो से अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे सही समझ में आ जाएगा। अगर पहले सीन की हम बात कर लें, अगर पहले ट्रेन के सीन की हम बात कर लें तो शाम करीब 6:50 पर 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन की बजाय लूप लाइन में घुस गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। यानी यहाँ भी देख सकते हैं आप कि ये जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस इस पटरी से इनको जाना था, लेकिन ये यहाँ नहीं जा करके यहाँ से ये यहाँ मुड़ जाती है जहाँ पर ये मालगाड़ी खड़ी रहती है और इन दोनों ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डब्बे मालगाड़ी और कुछ बगल के ट्रैक में बिखर जाती है। कोरोमंडल के कुछ डब्बे जो है मालगाड़ी से टकराती है और कुछ डब्बे इस बगल वाली ट्रैक पर टकरा जाती है, जिससे दूसरी ट्रेन को आना होता है। दूसरे तस्वीर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शाम के करीब 7 बजे 116 किलोमीटर की रफ्तार से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन ट्रैक पर बिखरे कोरोमंडल ट्रेन के कोच से टकरा जाती है। कोरोमंडल का ये ट्रैक था दोस्तों, यहाँ पर इसका एक्सीडेंट होता है और कुछ जो है डब्बे मालगाड़ी पे और कुछ डब्बे बगल वाली जो पटरी होती है वहाँ पे बिखर जाती है। वहीं दूसरी ओर से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन इस पटरी से जब आ रही होती है, इस लाइन से जब आ रही होती है और बीच में पड़े इस कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे जो बिखर गए थे एक्सीडेंट के बाद, उससे टकरा जाती है और इस तरह से तीनों ट्रेनों का भीषण दुर्घटना हो जाता है। महज 10 से 15 मिनट के अंदर ये आलम था कि तीनों ट्रेन के डिब्बे आपस में मिल गए थे और चीख पुकार मच गई थी। मतलब समझ सकते हैं कि मात्र 10 मिनट के अंतराल में कितने लोगों की जिंदगियां चली गई और कितने लोगों को कहा जाए कि चोटें लगी, बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए, जिनके परिवार उन पर आश्रित थे, उन सभी के लिए एक आर्थिक मुसीबत भी खड़ी हो गई।
आगे बढ़ते हैं। अगर हम जो दैनिक भास्कर अखबार है उसमें एक डाटा मैंने आज पढ़ा, उस डाटे में लिखा हुआ था, ये डाटा कोई और नहीं बल्कि इंडियन रेलवे के द्वारा ही दिया गया है। ये डाटा इंडियन रेलवे के द्वारा ही दिया गया ये डाटा है कि वर्ष 2014 से 2022 तक भारत में कितने ट्रेनों के हादसे हुए। ये किसके, इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे के द्वारा ही ये डाटा दिया गया है। तो आप देखेंगे कि 2014 में 117 रेल दुर्घटना हुई थी। 2014 में 117 रेल दुर्घटना हुई थी। वहीं 2015 का अगर आप डाटा देखें तो 131 रेल दुर्घटना, 2016 में 106, 2017 में 103, 2018 में 72, 2019 में 59, 2020 में 54, 2021 में 21 और 2022 में 35 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। आप एक सीरीज आप यहाँ से आगे देखें तो आपको पता चलेगा कि 14 में जिस तरह से 117 और 15 में 131 हुई थी, उसके बाद ये डाटा घटते जाता है। यकीनन डाटा ये बताती है कि 2015 के बाद रेलवे का सिस्टम काफ़ी सुधरा है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जो सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे, जो यहाँ पे बन चुका है, जिसके कारण इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों में उसे लागू किया गया, हर प्रत्येक ट्रेन में आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा। और भारत में वो बन करके बहुत ही सस्ता, जो यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत ही सस्ता में यहाँ पे वो चीज़ हो सकता है, फिर भी सरकारें उसमें करने में क्यों लेट कर रही है। अगला अगर डाटा आप देखें जो इंडियन रेलवे के द्वारा ही दिया गया है, वो भी दैनिक भास्कर में आपको देखने को मिल जाएगा कि 2022 में 77% रेल एक्सीडेंट की वजह डिरेल होती है। अब यहाँ डिरेल का मतलब क्या होता है? डिरेल का मतलब होता है दोस्तों, डिरेल का मतलब होता है कि कोई भी ट्रेन जब अपने पटरी से जा रही हो और अचानक वो अपना ट्रैक छोड़ दे, यानी उस पटरी को छोड़ के दूसरे पटरी पे चली जाए, तो उसी तरह के घटना को हम डिरेल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी घटना को डिरेल कहते हैं। तो कुल जो है 35 एक्सीडेंट अभी तक 2022 में हुए हैं रेल दुर्घटना के, जिसमें 27 एक्सीडेंट का वजह जो है डिरेल मतलब क्या? वही पटरी को छोड़ करके अलग हो जाना। अब मतलब कहा जाए कि अपने रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते में ट्रेन का चले जाना। अगर इन एक्सीडेंट का जिम्मेदार की बात की जाए कि जिम्मेदारी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा मतलब कौन लापरवाही बरतता है जिसके कारण से ऐसी घटनाएं ज़्यादा घटती है, तो आप देखेंगे कि रेलवे स्टाफ 20% नहीं, यानी 20 जो घटना हुई है, 35 घटना में 20 घटना में लापरवाही की बात करें तो वो रेलवे स्टाफ के द्वारा की गई, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। अन्य लोगों की वजह से जो है 4 घटनाएं हो चुकी हैं। इक्विपमेंट फेल होने के कारण 5 घटनाएं हो चुकी हैं। पेड़ गिरने, लैंडस्लाइडिंग जैसी वजहों से 3 घटना और अन्य वजहों से भी 3 घटना। और ये भी डाटा को मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर में आप देख सकते हैं कि ये डाटा छपा है। और ये डाटा कहाँ से छपा है? रेलवे बोर्ड के द्वारा RTI से ये जब मांगा गया तो रेलवे बोर्ड ने ही इस डाटा को प्रोवाइड कराई है दैनिक भास्कर की टीम को। तो आप समझ सकते हैं कि 35 घटना में किस तरह से डिवाइड अगर करें तो सबसे ज़्यादा 20 घटना जो होती है वो रेलवे में स्टाफ की लापरवाही की वजह से हो रही है। आगे बढ़ते हैं। आखिर में जो उड़ीसा में ट्रेन हादसे की मुख्य वजह जो बताई गई है, वो बताई गई है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का डिरेल होना, यानी डिरेल क्या मतलब? पटरी से उतर जाना बताया गया है। तो जो रेलवे अधिकारियों ने ताज़ा बयान दिया है उसके हिसाब से
जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो पटरी से अपना ट्रैक चेंज कर ली, जिसके वजह से वो मालगाड़ी से टकरा गई और ये एक्सीडेंट हुआ और उसके डब्बे दूसरे पटरी में बिखर गए, जिसकी वजह से दूसरी ओर से एक आ रही ट्रेन का भी टक्कर वहाँ पे हो जाता है और एक साथ 3 ट्रेनों का टक्कर एक ही जगह पे होता है, जिसमें लगभग 275 लोग का जो अभी तक डाटा आया है कि मृत्यु हो चुकी है, लगभग 900 लोग घायल हैं और अभी भी ये डाटा पूरा सुनिश्चित नहीं है, फाइनल डाटा अभी नहीं आया है। तो जान लेते हैं कि कोई भी ट्रेन का पटरी से उतरने के प्रमुख अगर कारणों की बात करें तो इसमें मेन जो होता है 4 कारण होते हैं। इसमें मेन 4 कारण होते हैं। पहला क्या है? पहला है ट्रैक या पटरी में फ्रैक्चर। ट्रैक या पटरी में फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का क्या मतलब होता है दोस्तों कि कहीं पर भी कोई भी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रैक्चर, जिस तरह से हमारे हाथों में पैर टूट जाने के बाद जो फ्रैक्चर होता है, मतलब जॉइंट अगर यहाँ पे है, जैसे यहाँ कवरिंग है, आप देखेंगे ये जॉइंट छोड़ दिया है, ये जॉइंट छोड़ दिया है, जिससे ट्रेन आ रही होती है और इस जगह पे आकर के उनका जो है बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ट्रेन अपने रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पे जा सकती है। तो ये तो पहला कारण है कि या ट्रैक या पटरी में कोई कमी हो, फ्रैक्चर हो, जिसके कारण ये दुर्घटना हो सकता है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो इक्विपमेंट, मतलब जो रेलवे की जो सामग्री है या टेक्निकल कोई खराबी के कारण भी ये एक्सीडेंट हो सकते हैं, ये दुर्घटना हो सकता है, यानी ड्रिल हो सकता है। क्या क्या है? तो रेलवे के जो पहिए होते हैं, ट्रेन के जो पहिए होते हैं, ट्रेन के पहिए में अगर कोई खराबी आ जाए अचानक चलते चलते, तब भी जो है ट्रेन अपना जो है रास्ता बदल करके दूसरे ट्रैक पर जा सकती है। दूसरा जो है, इसमें वो जो गियर लगा हुआ रहता है, ट्रेन में जो गियर लगा रहता है, लोकोमोटिव गियर जिसे कहते हैं, लगा रहता है, उसमें भी अगर खराबी आ जाए तो ट्रेन चलते चलते अचानक उसके चक्कों में ब्रेक लगेगा और वहाँ पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। तीसरा की बात कर ले, जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन मतलब जिस पे ट्रेन टिकी रहती है, सस्पेंशन जिस पे ट्रेन टिकी रहती है, अगर उसमें भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी आ जाए तो ट्रेन का जो है बैलेंस बिगड़ जाएगा और उस जो है ये दुर्घटना हो सकती है। तीसरा कारण है, ये जो है कुछ दिन पहले आपको न्यूज़ में आया होगा कि वंदे भारत ट्रेन से एक गाय टकरा गई और उसका जो सामने वाला बॉडी है वो जो है वो टूट गया था। वंदे भारत जैसी एक कहा जाए कि बड़ी बजट की ट्रेन, जो एक कहा जाए कि इंडिया की ड्रीम ट्रेन है, उसमें जब ऐसी घटनाएं हो सकती है तो जो आम ट्रेनें हैं उसमें भी, मतलब आम जो ट्रेनें हैं वो तो लोहे के बने रहते हैं, लेकिन उसमें क्या हो सकता है, डिब्बे पुराने हो, जर्जर हो गए हो, जिस कारण से जो है चलने के वक्त उसमें ज़्यादा जंपिंग हो रहा होगा, तो उस कारण से भी ट्रेन अपना ट्रैक चेंज कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगर तीसरे कारण की अगर हम बात कर ले तो तीसरे कारण जो है मानवीय भूल। मानवीय भूल जो आपको 2022 का जो डाटा है, 2022 का जो डाटा रेलवे बोर्ड ने जारी किया था, उसमें 35 दुर्घटना में 35 जो टोटल दुर्घटना हुई थी, उसमें 20 जो है वो स्टाफ के कारण, मतलब रेलवे स्टाफ जो है उनकी लापरवाही के कारण हुआ था। इसमें 2 जो है, करंट जब ट्रेन चल रही होगी तो 2 लोग इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला होते हैं लोको पायलट जो ट्रेन को चलाते हैं, और दूसरे होते हैं गार्ड जो ट्रेन के पीछे होते हैं और ट्रेन के सिग्नल को मैनेज करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए गार्ड साहब ने कोई सिग्नल भेजा और लोकोमोटिव जो यहाँ पे पायलट हैं वो उसे ठीक से रीड नहीं कर पाए, अगर ट्रेन की स्पीड को कम करना था या बढ़ाना था, लेकिन वो समझ नहीं पाए और जैसे वो चलते रहे, तो इस कारण से भी ट्रेन जो है अपना मार्ग बदल सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, गार्ड साहब का जो है, गार्ड जो होते हैं ट्रेन के गार्ड, उनको जो है सभी ओर से सिग्नल आता है कि ट्रेन को किस तरह से ऑपरेट करना है, उस बारे में गार्ड को ही जानकारी होती है और वो हरी झंडी दिखा करके ही ट्रेन को रवाना या फिर लाल झंडी देख करके दिखा करके ट्रेन को रोकने का काम
करते हैं, तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं चलती ट्रेन में, चाहे गार्ड हो या लोको पायलट हो। तो मानवीय भूल में अगर हुई होगी तो इन दोनों की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात कर लें चौथे कारण की, तो खराब मौसम। खराब मौसम। अब आप कहेंगे कि खराब मौसम तो हमने सुना है कि काफ़ी कुहासा, यानी ठंड के मौसम में कुहासा हो जाने के वजह से लोको पायलट को दिखता नहीं है और उस कारण से एक्सीडेंट होता है। लेकिन दोस्तों आपको जान के ये बात हैरानी होगी कि ये जो ट्रेन के दोनों पटरियां हैं, अगर किसी भी जगह अगर ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी हो जाए, ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी अगर हो जाए, तो उस वजह से क्या होता है, या तो इन दोनों ट्रेनों पटरियों का जो रेशियो होता है वो तो या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है, इन पटरियों पे जो डिस्टेंस होता है या तो बढ़ जाएगा या फिर काफ़ी घट जाएगा, जिस कारण से भी ट्रेन अपनी जो है संतुलन खो देती है और अपना जो है कहा जाए ट्रैक चेंज कर देती है, या फिर उसी ट्रैक पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो हम जान गए कि ट्रेन आखिर में पटरी क्यों छोड़ देती है, क्यों अपना रास्ता भटक जाती है। तो इसके मुख्यतः हमने 4 कारण देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि इंडियन रेलवे की तरफ से अभी तक क्या बताया गया है, क्या अपडेट है इंडियन रेलवे की तरफ से। ऑफिशियल अगर अपडेट की हम बात करें तो खड़गपुर रेलवे डिवीजन के अधिकारियों की प्राइमरी जांच, ये प्राइमरी जांच है दोस्तों। अभी मतलब जो शुरुआती दौर में एक्सीडेंट हुए, अधिकारी वहां पहुंचे और उनके अनुसार जो प्राइमरी जांच किया गया, उस अनुसार ओडिशा ट्रिपल ट्रेन हादसा का मुख्य वजह को सिग्नल फेलियर बताया गया है। किसको बताया गया है? सिग्नल फेलियर को बताया गया है। मतलब कि मान लीजिए कि ट्रेन जा रही हो और आगे रेड लाइट जला हो और लोको पायलट को नहीं दिखा हो, पहला कारण। दूसरा ये हो सकता है कि आगे से ट्रेन खड़ी हो और रेड लाइट जलाने की वजह ग्रीन सिग्नल को दे दिया हो, यानी रेड सिग्नल की वजह ग्रीन सिग्नल को चालू कर दिया गया हो, जिससे लोकोमोटिव को लगा हो कि आगे को ट्रेन को ले जाना है। लोको पायलट आगे ट्रेन लेके चले जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, जो प्राइमरी जांच में पता चला है सिग्नल फेलियर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन बात पे, जो आज के वीडियो के मेरा कहा जाए कि मेन बताने का मुद्दा भी था कि आपको इसके बारे में बताऊं कि आखिर में इन ट्रेनों को एक्सीडेंट से, दुर्घटना से रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि क्या है कवच, जिससे बच जाती 275 जिंदगियां। अब समझिए कि कवच होता क्या है और कवच काम कैसे करता है। कवच जो है दोस्तों, मान लीजिए कि एक पटरी है, एक पटरी से दो ट्रेनें जा रही हैं, दो ट्रेनें सेम दिशा में, आमने सामने दिशा में आ जा रही हो, दो ट्रेनें आमने सामने दिशा में आ जा रही हो एक ही ट्रैक पर। तो ये जो कवच होता है ये जीपीएस और रेडियो सिग्नल पे काम करती है, और अगर दोनों ट्रेनों पे कवच लगा रहे, कवच इक्विपमेंट लगा रहे, तो क्या होगा, इन दोनों ट्रेनों को आपस में भिड़ने से पहले ही कुछ सेफ डिस्टेंस में जो है ऑटोमेटिक ब्रेक लगा करके दोनों ट्रेनों को ये कवच जो है रोक देती है। ये कवच क्या करती है? रोक देती है। मोटा मोटी अभी आप यही समझ लीजिए कि कवच का काम मेनली क्या होता है कि दो ट्रेनें अगर एक ही दिशा में एक ही ओर आ रही हो और दोनों ट्रेनों में अगर कवच लगा हो, तो कवच सिस्टम क्या करती है, वो ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम को ऑन कर देती है और कुछ सेफ डिस्टेंस में, या तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर,
300 मीटर, कुछ भी डिस्टेंस में, ऐसा डिस्टेंस में रोकेगी कि दोनों ट्रेनों का दुर्घटना ना हो, दोनों ट्रेन टकराए नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये कवच सिस्टम, कितना इंपॉर्टेंट है ये कवच सिस्टम। और अगर आज जो उड़ीसा में घटना हुई है, अगर ये कवच सिस्टम हर ट्रेन में रहते तो ये दुर्घटना नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, बात कर ले कि कवच का जो है 11 साल पहले ट्रायल हो चुका है। 11 साल पहले लगभग, यानी 2012 के लगभग में ही इसका ट्रायल कवच का सफलतापूर्वक हो चुका है। तभी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 65 इंजनों में ही इसको लगा पाया गया है। मात्र 65 इंजनों में ही इस कवच सिस्टम को अभी तक भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे लगा पाई है। अब बात कर लेते हैं कि रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। रेलवे कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसे ट्रेन कोलिजन अवेयरनेस सिस्टम यानी TCAS भी कहते हैं। इसके निर्माण की अगर हम बात कर ले तो इसका निर्माण जो है साल 2012 में ही हो चुका है। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 सर्टिफाइड रेल कवच को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने बनाया है। किसने बनाया है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने बनाया है। इस कवच सिस्टम को कब बनाया? तो 2012 में ही बन के ये तैयार हुआ है। 2012 में ही इसका सफल परीक्षण, यानी कहा जाए कि सफलतापूर्वक इसका परीक्षण करके टेस्ट भी हो गया था। तभी डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, यानी यूपीए की गवर्नमेंट थी। रेल कवच दो ट्रेनों के बीच टक्कर को आखिर रोकता कैसे है? तो आप इस तस्वीर में आप देखेंगे कि एक ट्रेन जा रही है और उसी ट्रैक पर दूसरी तरफ से भी एक ट्रेन आ रही है और दोनों में यहाँ पे कवच का सिग्नल लगा हुआ है। दोनों इंजनों में कवच का सिग्नल लगा हुआ है। तो कवच जो है ये जीपीएस और रेडियो सिग्नल पे काम करती है। तो जैसे ही दोनों ट्रेन को ये जीपीएस के माध्यम से ट्रैक करेगी कवच कि हम दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर एक साथ आ रही है, तो ये सिग्नल जो है यहाँ पे लोकोमोटिव को, जो लोको पायलट होते हैं उनको वहाँ पर सिग्नल भेज देंगे कि आपके दूसरी ओर से भी एक ट्रेन सामने की ओर आ रही है, या तो आप ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए। अगर फिर भी लोको पायलट जो है अगर ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करती है और ये ट्रेन और ज़्यादा पास आ जाती है, तो कवच सिस्टम क्या करती है? ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम को स्टार्ट करके दोनों ट्रेनों में ब्रेक लगा देती है, जिससे दोनों ट्रेन आपस में टकराने से बच जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रेन डिफेंस सिस्टम, भारत का कवच ये जब 2022 में 10 जनवरी को ये स्टार्ट किया था। अश्विनी वैष्णव जब रेल मंत्री बने थे तो उन्होंने भी इसका सफल परीक्षण किया था। तभी का ये एक टैग लाइन बना था कि भारत का कवच। आगे बढ़े कि एक ही ट्रैक पर आमने सामने से दो ट्रेन आने पर कवच कैसे रोकेगा हादसा? सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसे मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर पहला पॉइंट अगर आप यहाँ पढ़े तो अगर रेड सिग्नल है तो ड्राइवर को 2 किलोमीटर पहले ही इंजन में लगे डिस्प्ले सिस्टम में यह दिखा दिया जाएगा। क्या दिखा दिया जाएगा? कि आपके दूसरी ओर रेड सिग्नल है, आपको आगे नहीं बढ़ना है। फिर भी यदि जो है इसके बावजूद यदि ड्राइवर रेड सिग्नल की अनदेखी करता है और स्पीड बढ़ाता है,
तो कवच क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। कवच क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। कवच तुरंत ड्राइवर को अलर्ट मैसेज भेजता है। कवच जो है तुरंत ड्राइवर को अलर्ट मैसेज भेजता है, साथ ही इंजन के ब्रेकिंग सिस्टम को सक्रिय कर देता है। मैंने आपको बता ही दिया कि अगर ड्राइवर ब्रेक का पे काम नहीं करता है, ब्रेक नहीं लगाता है, ट्रेन की स्पीड को नहीं घटाता है, तो कवच जो है वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है और वो क्या करता है, ब्रेकिंग सिस्टम पे को सक्रिय कर देता है, जो ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम रहता है ट्रेन में। ड्राइवर के ब्रेक नहीं लगाने पर ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है और ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन क्या होती है, रुक जाती है। तो अगर ये कवच सिस्टम इन सभी ट्रेनों में लगा दिया जाए, कवच अगर लगा दिया जाए, तो क्या ये एक्सीडेंट, ये दुर्घटना आगे फिर आपको देखने को मिलेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट। कवच जो है बना कब, 2012 में। 2012 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तभी एक कवच बन के तैयार हो गया था। और हैदराबाद में जो है अक्टूबर में, हैदराबाद में अक्टूबर 2012 में ही इसका सफल परीक्षण किया गया, सफल परीक्षण कर लिया गया, जब मनमोहन सिंह क्या थे, प्रधानमंत्री थे। लेकिन फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल करके सरकार जो है अपना काम करती रही और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी। फिर 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आती है। 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आती है और 2022 में जो है अश्विनी वैष्णव जो है रेलवे मंत्री बनते हैं। 2022 में अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री बनते हैं और 10 मार्च 2022 2022 को अश्विनी वैष्णव फिर से इसका परीक्षण करते हैं, जो कि सफल रहता है। क्या रहता है, सफल रहता है और इसे लगाने का काम को शुरू किया जाता है। लेकिन 2022 से अभी तक ये सिर्फ 65 इंजनों में ही लग पाया है, कुल 65 इंजनों में ही लग पाया है। जबकि आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी रेल लाइन जो है हमारे भारत की रेल लाइन है। हालांकि रेलवे में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आप आंकड़े में भी देखें कि 2015 के बाद दुर्घटना घटी है, लेकिन इस कवच को अगर लगा दिया जाए तो ठंड के मौसम में, चाहे कुहासे में होने वाली दुर्घटना हो या फिर ट्रैक को बदल लेने के बाद जो दुर्घटना होती है, इन सब घटनाओं पर काफ़ी रोक लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एक इंजन में लगाने पर इस कवच पे क्या खर्च बैठता है, गवर्नमेंट को कितना खर्च करना पड़ता है। अगर बात कर ले एक इंजन में लगाने की, तो एक इंजन में, जो कि स्वदेशी तकनीक में ये कवच बना है, तो एक इंजन में लगाने की खर्च आपको 30 से 50 लाख के बीच आता है। 30 से 50 लाख के बीच ये खर्च आता है। लेकिन अगर तुलना की जाए अमेरिका सहित अन्य यूरोपीय देशों की, अगर बात की जाए जहां पे यह कवच सिस्टम लगभग 99% ट्रेनों में लगाया गया है, वहां के अगर खर्च की तुलना की जाए तो मात्र 1/4 है। क्योंकि वहां एक कवच लगाने में जो है लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अमेरिका सहित अन्य यूरोपीय देशों में इस कवच सिस्टम को लगाने में लगभग 2 करोड़ का खर्च आता है। अगर इसकी तुलना भारत से की जाए तो मात्र 30 से 50 लाख रुपया, यानी मात्र 1/4 हिस्से का खर्च यहाँ पर इस सिस्टम को लगाने में आता है। तो आशा करता हूँ कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अब जो है सरकार इस पे ज़्यादा जोरदार काम करेगी और लगभग सभी ट्रेनों में इस कवच प्रणाली को लागू कर देगी, कवच सिस्टम को इंस्टॉल
कर देगी, ताकि ऐसी घटनाएं फिर भविष्य में हमें आपको देखने को न मिले और इस तरह के अप्रिय घटनाओं से हम भी बचे और बाकी लोग जो इस घटना में मारे गए हैं चाहे घायल हुए हैं उनको इसकी क्षति की भरपाई हो पाए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अविनाश कुमार आपको इसी तरह का जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ यूपीएससी, बीपीएससी, साथ ही बैंक एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होगा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर्स, साथ ही साथ जितने भी डिटेल वीडियो होते हैं सभी क्लास के, सभी मतलब सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो आपको सिर्फ इसी चैनल पे देखने को मिलेगा मेरे साथ। 1-2 दिन के बाद आपको दोस्तों मैं पीडीएफ भी देना स्टार्ट कर दूंगा इसी चैनल में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पिन कर दूंगा। उस पर क्लिक करके जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँगा उसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। और डेली करंट अफेयर हो, चाहे वैसा न्यूज़ जो आपसे एग्ज़ाम रिलेटेड हो, एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो भी न्यूज़ होगा मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन करते हुए दिखाई दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।